अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9th। टुडे आवर टॉपिक इज़ इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल के बारे में आज पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो कुछ अहम है उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, डेफिशिएंसी ऑफ टेक्निकल पीपल्स, कैपिटल प्रॉब्लम्स आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है कैनाल वाटर डिस्प्यूट है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है, रेफ्यूजीज़ प्रॉब्लम है, डिवीज़न ऑफ मिलिट्री एंड मिलिट्री वेपन्स हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, यानी रियासती और इंतज़ामी अमूर के मसले के बारे में। हिंदू मुस्लिम राइट्स वर स्टार्टेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो क़याम पाकिस्तान के साथ ही हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, ड्यू टू विच पीपल फ्राम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ फेस्ड कन्फ्यूजन। जैसे ये फसादात शुरू हो गए, इससे हर तबके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, कि चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कोई भी किसी भी तबके के लोग थे, उन्हें इससे परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये फसाद जो थे ये मुल्कगीर थे, पूरे मुल्क में ये फैले हुए थे, और इन फसादात के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जानें जो थी वो चली गई थी। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दीज डिसऑर्डर्स, इस फसादात के नतीजे में ग्रेट नंबर ऑफ मुस्लिम्स, एक बहुत बड़े मुसलमानों की जो तादाद थी, माइग्रेटेड, हिजरत शुरू की फ्राम इंडियन टेरिटरी टू पाकिस्तान, कि इंडियन इलाक़ों से उन्होंने पाकिस्तान की तरफ हिजरत करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वन इज़ डेफिशिएंसी ऑफ टेक्निकल पीपल्स। Such a huge shifting of populations created many problems for पाकिस्तानी गवर्नमेंट। ये जो इतने बड़े पैमाने पर जो शिफ्टिंग थी लोगों की, उसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए बहुत मसाइल खड़े किए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लर्क, ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स वर माइग्रेटेड टू इंडिया। आप जानते हैं कि मुसलमान जो थे वो कम पढ़े लिखे थे, और हिंदू जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और जितने भी बड़ी पोस्टें थी उन पर सारे ही हिंदू तैनात थे। और जब ये शिफ्टिंग शुरू हुई तो जो क्लर्क्स थे, ऑफिसर्स थे, डॉक्टर्स थे, सिविल सर्विस के थे, जो फ़ौज के बड़े जितने भी ओहदे थे उन पर काम करने वाले लोग थे, टीचर्स थे, एंड एक्सपर्ट्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स, और बाकी भी जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग थे वो सारे हिजरत करके इंडिया आ गए। अब जो इंडिया आ गए तो फिर पीछे पाकिस्तान को चलाने के लिए कोई भी हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूट नहीं था। द कंट्री फेस डेफिशिएंसी ऑफ टेक्निकल पीपल। तो मुल्क में क्या था कि उसने बहुत ज़्यादा हमें ये मसाइल का सामना करना पड़ा कि हमारे पास कोई भी ऐसे लोग नहीं थे कि जो माहिरीन नहीं थे, जो इस चीज़ को ख़त्म कर सके कि हमारे कारोबार को चलाना है, हमारे डॉक्टर, हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, अस्पताल हैं, उन्हें चलाना है। उसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसा अमला मौजूद नहीं था कि जो इस डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते थे, और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि हमारे पास ऐसे हुनरमंद लोगों की बहुत कमी थी। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल इशू, यानी दारुल हुकूमत का मसला। कराची वॉज डेजिग्नेटेड एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कराची को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के लिए चुना गया। बट नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड ऑफिसर रिकॉर्ड वर नॉट अवेलेबल फॉर रनिंग दीज ऑफिसेस। अब यहाँ पे कहते हैं जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, कोई ऐसी जो हुकूमत को चलाने के लिए इस किस्म के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें से कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। और ऑफिस रिकॉर्ड वाज नॉट अवेलेबल, तो कोई ऐसा रिकॉर्ड था ही नहीं कि किससे ऑफिस को चलाया जा सके। इनके पास कोई स्टेशनरी नहीं थी, कोई इनके पास टाइपराइटर नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको ये सामने रख कर अपने मुल्क के लिए जो काम करना चाह रहे हैं वो कर सकें। उसके साथ साथ एक और भी चीज़ ये थी कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग, कि इनके पास गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स ही नहीं थी,
ऑफिस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट वर सेट अप इन मिलिट्री बैरक्स। तो क्या हुआ कि जब बिल्डिंग ही नहीं है तो हुकूमत को चलाने के लिए कहाँ पे दफातर बनाए जाते। इसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो फ़ौजी बैरकें थी उनको आर्जी तौर पर कहा गया कि इनको हम लोग अपने ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम अपनी गवर्नमेंट का जो काम है, अपने दफातर जो है यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, यहीं से हम अपनी गवर्नमेंट को लेकर चलेंगे और जो जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उनको आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यहीं पर सेटल करेंगे। यहाँ पर इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको लेके ये अपने नए मुल्क को चला सकते, और बैरक्स जो थी वो भी छोटी थी जिनमें कारोबार सही नहीं चल सकता था। नेक्स्ट हमारे पास डिवीज़न ऑफ एसेट्स यानी असासों की तकसीम का मसला। अकॉर्डिंग टू द डिवीज़न ऑफ एसेट्स, ये जो असासों की तकसीम थी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो की बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, 75 करोड़ केम द शेयर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के हिस्से में 75 करोड़ रुपए आए, बट अनलकीली ओनली 20 करोड़ वर पेड टू पाकिस्तान इनिशियली बेस्ड military assets and office record etc. which due to be shifted from India to Pakistan। तो क्या कि सिर्फ उन्हें शुरू में 20 करोड़ दिया कि इसी के साथ वो अपना जो मुल्क का निज़ाम चलाना चाहते हैं इसी के साथ चलाएं, और हम लोग जो है वो इसको अभी आपको यही दे सकते हैं, इसके बाद बाकी सोचेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कैनाल वाटर डिस्प्यूट। 1 अप्रैल 1948, 1 अप्रैल 1948 को क्या मसला पेश आया जब भारतीय हुकूमत ने when Indian government closed the headworks of Pakistan canals without any prior information, उसने बग़ैर कोई इतला दिए पाकिस्तान की जो में बहने वाले जो दरिया थे उनके हेडवर्क्स को उसने बंद कर दिया। अब जो हेडवर्क पाकिस्तान ज़्यादातर तो एग्रीकल्चर लैंड है, तो फिर हम लोग तो ट्रस्ट ज़्यादातर डिपेंड करते हैं क्रॉप्स पे, विच डिस्ट्रॉय क्रॉप इन पंजाब। बस क्या पंजाब की फसलों को तबाह किया। सप्लाई वाटर जो था उन्होंने एक एग्रीमेंट हुआ इंडस बेसिन ट्रीटी के नाम से 1960 में जो अयूब खान की हुआ। उसमें कहा कि 3 ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज जो हैं इनके जो हेडवर्क्स हैं वो दे दिए जाएंगे इंडिया को कि इनके पानी पर इंडिया का कब्ज़ा होगा। जबकि वेस्टर्न जो रिवर्स थे सिंध, जेहलम और चनाब, सिंध, जेहलम और चनाब का जो पानी है उसके ऊपर पाकिस्तान का कब्ज़ा होगा और पाकिस्तान उसको हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। द वाटर कैनाल डिस्प्यूट वर सॉल्व्ड इनफ विद दिस एग्रीमेंट। अब जो कैनाल वाटर जो था वो इसी एग्रीमेंट के तहत हुआ कि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न जो रिवर्स थे इनके आपस में लेना था। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, आइन साजी का मसला। सबसे पहले कहते हैं कि आइन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सम ऑफ दोज लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन through which administration of the state and business of the government is running। कि यहाँ पे आप कहते हैं कि क्या होता है कवायद और ज़वाबित का वो मजमुआ जिसके मुताबिक किसी मुल्क का नज़्म व नस्क चलाया जा सके उसे आइन या दस्तूर कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली की पहली जो सदारत थी वो जोगिंदर नाथ मंडल ने की थी। कायद-ए-आज़म ने इन्हें आउटलाइन दे दी किस तरह से आइन बनाना है, लेकिन बदकिस्मती से कायद-ए-आज़म हमारा साथ नहीं दे सके कि और हमारा जो आइन था कायद-ए-आज़म की डेथ के बाद जो आइन साजी का काम था वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, और इस स्लो के नतीजे में हमारा 9 साल तक पाकिस्तान का जो आइन था वो खटाई में पड़ा रहा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रेफ्यूजीज़ प्रॉब्लम यानी महाजरीन का मसला। The second great problem to the new government and people of Pakistan was the rehabilitation of refugees। दूसरा बड़ा हमारे पास जो चैलेंज दरपेश था वो महाजरीन की आबादकारी का मसला था कि किस तरीके से हम इतनी बड़ी आबादी को एक नए मुल्क में आबाद करेंगे। और ये आबादी का जो मसला था ये बहुत ज़्यादा
गंभीर था कि इसको हल करना लाजमी भी था। अब ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 6.5 मिलियन रेफ्यूजीज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन। ये कहते हैं कि 6.5 मिलियन जो थे वो हिजरत करके आए, जिनमें से 5.2 मिलियन जो है पंजाब और उसकी स्टेट से हिजरत करके आए थे, और उसके साथ 0.36 मिलियन जो थे वो लोग दिल्ली और उसके जो मुलक्का इलाके थे वहाँ से आए थे। अब कहते हैं कि इसके साथ ये कहते हैं 5.5 जो मिलियन पीपल्स थे वो रास्ते में या तो मार दिए गए या फिर अगवा कर दिए गए थे। अब इतनी बड़ी जो हिजरत थी उसके लिए सबसे पहले मसला क्या था कि इन्हें किस तरीके से फूड और शेल्टर मुहैया किया जाए। द गवर्नमेंट इन स्पाइट ऑफ हर लिमिटेड रिसोर्सेज, अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, हाउस द रेफ्यूजीज इन टेम्परेरी कैंप्स एंड अरेंजमेंट वर मेड टू द बेस्ट फॉर देयर बोर्डिंग एंड लोडिंग। अपार्ट फ्राम दीज प्रॉब्लम्स कि वो कोशिश कर रही थी किसी तरीके से इनको या तो इनका मुस्तकिल इंतज़ाम किया जाए या जब फ़िलहाल इनको आर्जी तौर पर ली जाए। इनके लिए खुराक, रिहाइश, तिबी इमदाद, रोज़गार, ये सब फराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो कि गवर्नमेंट जो थी अपने महदूद वसाइल में कर रही थी। नेक्स्ट हमारे पास डिवीज़न ऑफ मिलिट्री एंड मिलिट्री वेपन्स के अफवाज की तकसीम और असले की तकसीम का मसला। फील्ड मार्शल अचलानिक को बतौर सुप्रीम कमांडर बनाकर भेजा कि उसने अफवाज की तकसीम का मरहला हल करना है। तो फील्ड मार्शल अचलानिक जो था वो एक बहुत जानबदार बंदा था। उसने क्या किया कि उसने आते ही इस काम को 2 हिस्सों में बांटा। सबसे पहला उसका जो तकसीम का था उसने कहा था कि मैं सबसे पहले अफवाज की तकसीम या डिवीज़न ऑफ जो है वो फोर्सेस की करूँगा कि किस तरीके से फोर्सेस को डिवाइड करना है। उसके बाद दूसरा मरहला जो होगा वो हम लोग करेंगे जी वेपन्स का। तो उसने ये किया कि बहुत जल्दी ही अफवाज की तकसीम का मरहला हल कर लिया, लेकिन जब हिंदुओं को इस चीज़ का पता चला तो वो लोग ये चाहते थे कि हम लोग पाकिस्तान को दोबारा हिंदुस्तान में ज़म करेंगे, तो इसलिए उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सके। तो उन्होंने क्या किया कि शोर मचाना शुरू कर दिया कि अचलानिक जो है गैर जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। तो उन्होंने अचलानिक के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी, और इन साजिशों के नतीजे में क्या हुआ कि उसे दोबारा वापस इंग्लिस्तान बुला लिया गया। उसके बाद जो है जो भी आया तो पाकिस्तान को फ़ौज की तकसीम तो का मरहला तो हल हो गया कि जो फ़ौज हमारे पास आनी थी वो सारी की सारी सेट हो गई, लेकिन जो हमारे पास बाकी रह गया दूसरा मरहला असले का, तो हमारे पास उसके जाने के बाद जो असला आया वो तो बहुत देर से पहुंचा, और देर से पहुंचने के बाद उसके साथ साथ वो भी था कि वो जितना भी असला था वो टूटा हुआ भी था और जंग आलूद भी था। यानी एक ऐसी चीज़ हमें दी गई थी जो इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। इसको बहुत ज़्यादा ख़राब करके दिया। हालांकि अचलानिक ने कहा भी था कि अब आपके पास ये बात है कि इसको किस तरह से हल करें, नहीं तो आपके लिए मसले बढ़ जाएंगे। लास्ट है इकनॉमिक प्रॉब्लम। इकनॉमिक प्रॉब्लम में द न्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैड टू प्रोवाइड द इकनॉमिक स्टेबिलिटी टू द पीपल्स अलॉन्ग विद द कंप्लीशंस ऑफ पॉलिटिकल स्केच। The area given to Pakistan in partition were backward in agriculture except some districts. अब यहाँ पे कहते हैं कि जो पाकिस्तान ने तो बहुत ज़्यादा हुकूमत के लिए न सिर्फ सियासी ढांचे की तकमील ज़रूरी थी बल्कि आवाम को माशी इस्तेहकाम भी फराहम करना था, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में वो इलाके आए जो सिर्फ वहाँ ज़राअत मासवाए चंद अजला के पसमानदा थी, कि सिर्फ कुछ ऐसे हमारे पास अजला थे जिनमें हमारे पास ज़राअत जो थी वो अच्छी थी। बाकी जितने भी इलाके थे वो सारे ही पसमानदा तरीन थे। यानी यहाँ पर हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जिसको बेस बना के हम अपने मुल्क को माशी इस्तेहकाम फराम कर सकते थे। इन इलाकों में सनतें भी न होने के बराबर थी कि जो इलाके पाकिस्तान के हिस्से में आए इनमें सनतें तो बराए नाम के तकरीबन न होने के बराबर। इस बात का कैसे यकीन है कि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में सिर्फ एक
میڈیکل کالج تھا، پورے پاکستان میں ایک میڈیکل کالج تھا، اور اس کے علاوہ جو باقی صنعتیں تھیں وہ تو نہ ہونے کے برابر تھی، اور اتنے بڑے مشکل حالات میں پاکستان کو یہ معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ سیاسی بحران اور مہاجرین کی آمد سے حالات اور بھی خراب ہو گئے، لیکن حکومت نے ذمہ دارانہ طریقے سے there were lack of industries in the areas, political crisis and arrival of the refugees further disturbed, but government with great responsibility controlled the critical economic conditions and gave the country stability کہ ملک پہ معاشی بدحالی پر قابو پا کر ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ پاکستان زندہ باد۔